नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। आज हम जिस खबर का शुरुआत और विश्लेषण करने जा रहे हैं, आपको बतलाना चाहेंगे कि जॉब टनल की टीम ने 2 दिन पहले उस खबर को सबसे पहले चलाया था अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल पर भी उस खबर को लिया था। आप सभी को बतलाना चाहेंगे साथ ही साथ कि बिहार में जिस तरीके से टीईटी शिक्षकों के साथ बर्बरता किया गया, उन्हें पीटा गया, उनके प्रदर्शन जिस जगह पे वो कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उस जगह को भी तोड़-फोड़ किया गया। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि जॉब टनल की टीम ने निष्पक्ष तरीके से इस खबर को उठाया था और जॉब टनल की टीम ने एक सवाल पूछा था कि आखिर किसके इशारा पे ये सब कुछ किया गया। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के हिसाब से उन्हें पूरा हक है नारेबाजी करने का, प्रदर्शन करने का और सरकार से अपने हक को मांग करने का। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में पिछले 2-3 दिनों में सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। बिहार के विभिन्न अलग अलग जिलों से पटना में लोग आ रहे हैं और तमाम जो भी शिक्षक हैं वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको बतलाना चाहेंगे कि 2018 में टीईटी परीक्षा के समानांतर आयोजन किया गया था, बट उसके अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुए हैं। जितने लोगों के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई थी उन सभी लोगों को अभी तक फिल नहीं किया गया है। जिन लोगों को जॉब दिया गया है उन लोगों को टाइम से सैलरी नहीं मिलते हैं। एक तो ऐसे ही वर्कलोड इतना ज़्यादा है, कुछ टीचरों का कहना है कि सर वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि हम काम नहीं कर पाते क्योंकि टीचरों की कमी है। तो इतने सारे तमाम बुनियादी समस्याओं को लेकर के विभिन्न अलग अलग शहरों से तमाम शिक्षक पटना पहुँचे और उन्होंने पटना के 2-3 अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन किया। जैसे हम बताना चाहेंगे आपको कि बेली रोड, गंगा चौराहा, गर्दनी बाग और गांधी मैदान में अशोक चौधरी जी का पुतला भी फूका गया। फिर क्या हुआ कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस पहुँच जाती है और उसके बाद लाठीचार्ज करती है और उन्हें उस जगह से खाली करवाया जाता है। फिर देर रात तक इको पार्क में तमाम शिक्षक मौजूद होते हैं। वहाँ नेता प्रतिपक्ष एसपी यादव पहुँचते हैं और वो डीएम से बात करते हैं, स्पीकर ऑन करके, फ़ोन ऑन करके और शिक्षकों के सामने। और साथ ही साथ जब वो डीएम से बात करते हैं तो डीएम कहते हैं, डीएम साहब को ठीक है, इस मामले की जांच की जाएगी। लेकिन सवाल अभी वही है कि किसके इशारों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब जॉब टनल की टीम ने निष्पक्ष तरीके से इस खबर को उठाया। अब इस खबर का असर कितना हुआ ये हमें नहीं मालूम है। या लोग ये भी कह सकते हैं कि जॉब टनल की जो टीम है, जॉब टनल जो काम करता है, उसके हो सकता है कि ऑडियंस की संख्या और तादाद कम हो, तो कुछ लोग हमें हो सकता है कि हल्के में ले रहे हों। लेकिन एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर कोई एक आदमी भी देख रहा है हमें, तो हमें उसके लिए निष्पक्ष तरीके से खबर प्रस्तुत करना है। ये हमारा नैतिक और कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व है कि हम ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के फर्ज को निभाते हुए अगर कोई एक आदमी भी हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, तो हम उसके लिए खबरें लेकर के आए। ऐसा ही कुछ हुआ कल शाम में। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन रिलीज किया और बिहार सरकार ने कहा कि जो भी यूट्यूब चैनल, साफ उनके नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो भी यूट्यूब चैनल अगर सरकार के खिलाफ, सरकार के किसी नेता के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी कहते हैं, कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से क्या था? इसके बाद से ये हुआ कि बिहार में लाइव सिटी और सिटी पोस्ट लाइव 2 बड़े वेब पोर्टल हैं। उन सभी के संपादक कैमरे के सामने आते हैं और सरकार के इस अमेंडमेंट के खिलाफ कड़ी आलोचना करते हैं और आवाज उठाते हैं। साथ ही साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार का ये भी कहना है कि विपक्ष के लोग और सत्ता के लोग, जो भी नेता हैं, सियासतदान हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी करते वक्त उनका स्तर इतना निम्न हो जाता है जिसको कोई भी समझदार और सजग आदमी उन शब्दों का इस्तेमाल कैमरा के सामने नहीं करना चाहेगा। इशारों में आप समझ रहे होंगे कि वो उन लोगों की मानसिकता और उन लोगों का शब्दों का स्तर कितना गिर जाता होगा। और अमूमन बिहार और यूपी के चुनाव में ये देखा गया है कि जब कोई भी चुनाव का माहौल आता है तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे सोशल प्लेटफॉर्म पे या ऑडियंस के बीच में नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नेता लोग आपस में एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पत्रकार पूछ दे तो पत्रकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब हमारे सामने एक पानी का बोतल है, हम आपको दिखलाना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये पानी का बोतल है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पानी भरा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि ये पानी भरा हुआ है, लेकिन सियासत कह रही है कि बोतल आधा खाली है। दोनों की बातों में सच्चाई है।
हम भी गलत नहीं है कि पानी भरा हुआ है और सियासत कह रही है कि बोतल खाली है, वो भी बात सच है। लेकिन हम कैसे सियासत की बातों को माने कि बोतल खाली है? बोतल में पानी है, ये भी सच्चाई है, इस बात में भी दम है। तो पत्रकार का नैतिक कर्तव्य बनना चाहिए कि वो सवालों के तह तक जाए और वो सवाल पूछे। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि हमने ये बोतल का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको नाव के रूप में देख रहे हैं आप भी उसको नाव के रूप में ही देखें। अगर आप पीछे से देखेंगे तो वो नाव आपको 6 के रूप में नजर आएगा। मतलब हमारे लिए ये 9 है और आपके लिए वो 6 है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अब इसी तरह से आप समझ लीजिए कि अगर मीडिया को टारगेट किया जाएगा, मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, तो फिर मीडिया क्या करेगा? किसी भी पत्रकार का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वो सत्ता से सवाल पूछे। अभी बिहार में बीपीएससी के 66 की परीक्षा का आयोजन किया गया और उस परीक्षा में भी आपने देखा कि कितना बड़ा झोल झाल निकल करके आया। और अगर उस परीक्षा को नहीं हम लोग लेंगे, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, तो कौन पूछेगा? जवाब कौन देगा? तो इस तरीके से अगर सवाल पूछना गुनाह है तो फिर कहना पड़ेगा अभिसार शर्मा की बात को कि बोल की लब आजाद है। अगर इस तरीके का तानाशाही रवैये को अपनाया जाएगा, डिक्टेटरशिप को अपनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चौथे स्तंभ के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, ये नियम कानून बहुत पहले से बना हुआ है संविधान में और इसके तहत आज़ादी है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि आप जिसे रोक रहे हैं, आप जिसके मुंह को चुप करा रहे हैं, अगर वो सार्थक प्रयास आप समाज के सर्वांगीण विकास में लगाते हैं तो यही वो लोग हैं जो आपके किए हुए सराहनीय कार्य को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक और छोटी सी बात बतलाना चाहेंगे तमाम दर्शकों को जॉब एटर्नल की टीम के मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने हमारे मुंह को तो बंद कर दिया है तो हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जनता भी समझदार है और जो लोग सरकार को चला रहे हैं वो लोग भी समझदार हैं। तो तमाम समझदार लोगों से ये गुजारिश है कि मौत तो एक दिन सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, तेरा ये ख्याल झूठा है। अब आप समझ जाइए कि सभी को फना होना है और आपने इनडायरेक्ट वे में मैं इशारा करते हुए कह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, बट आपने बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं। बिहार की जनता ने आपको स्वीकारा है, तभी आप सत्ते में इतने समय से कायम हैं। कोशिश ये किया जाना चाहिए कि कुछ समाज के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करें। अपने आलोचकों को भी हम सुने और जहां आलोचनाएं हो रही उस पर भी कार्य करें, क्योंकि हिंदुस्तान ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राजनेताओं को दिया है। जब वो लोग इस समाज को छोड़कर विदा हुए हैं तो तमाम हिंदुस्तानी की आंखें नम हुई हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कभी भी हम इस जहां से विदाई लें तो हमारी गैर हाजिरी में भी हमारी यादें सताएं, लेकिन उसके लिए वैसा काम करना अनिवार्य है। और आज के इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। बाकी हमें लगता है कि जिनके लिए ये मैसेज था वो समझ चुके होंगे, जिन दर्शकों से ये अनुरोध है वो भी समझ चुके होंगे। जब तक हम हैं और जब तक आप हमें सुन रहे हैं, हम सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, हमारे इथिक्स यही कहते हैं कि हर हाल में सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, सत्ता का विरोध हर हाल में होना चाहिए। इमरजेंसी के टाइम में भी पत्रकारों को फ्रीडम दिया गया था, जब उनके फ्रीडम को रोका गया था तो आपको बतलाना चाहेंगे कि पूरे के पूरे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज ब्लैंक जाने लग गए थे। फिर बाद में सरकार को इलेक्शन करवाना पड़ा। तो अभी भी समाज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। अगर इस तरीके का तालिबानी कानून लागू होता है और मीडिया से सवाल पूछने की मनाही है बिहार में, तो बिहार सरकार को ये मुबारक। तो आज की इस बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना राय जरूर रखिए। धन्यवाद।